जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारी का, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे इस बार के बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में आएगा। एकदम आपको सिलेक्टेड प्रश्न आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। जिन बच्चों का तैयारी अभी तक बीएसएससी कार्यालय परिचारी का नहीं हुआ है या जो पहली बार बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आज का यह क्लास उनके लिए होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में ऐसा इंपॉर्टेंट एवं वीवीआई सवाल देने वाले हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम में टकराएगा। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका प्रश्न है। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार जो विधानसभा है उसमें टोटल कुल सीटों की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा, बिहार विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या आपका कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? 243 है, सभी को पता होगा। बिहार विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 243 है। आपको पहले क्लियर कर दे, बिहार से आपकी एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। लगभग 6 से 7 प्रश्न ओनली सिर्फ बिहार का प्रश्न रहता है। ठीक है, जैसे में एक पूछा था पिछले साल, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये पिछली बार पूछा गया सवाल है, बिहार दिवस कब मनाया गया था? तो याद रखिएगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का गठन हुआ था। आपकी एग्जाम में पूछेगा बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? 243 है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है जो कि इस बार के सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में देखने को मिलेगा। इससे इंपोर्टेंट और क्या प्रश्न बनता है, जैसे में बिहार विधानसभा से देख लीजिए, जो जो प्रश्न अगर बन सकता है वो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बिहार विधानसभा कहाँ स्थित है? तो ये आपका पटना में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है? पटना में। इसका जगह कहाँ में है? पटना में। ठीक है, बिहार विधानसभा कहाँ में है? पटना में है, जिसमें 243 सीट की संख्या है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका स्थापना हुआ था 1937 ईस्वी में। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार विधानसभा का स्थापना कब हुआ था या गठन कब हुआ था? याद रखिएगा, 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। बिहार विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा का गठन हुआ था। याद रखिएगा, बिहार विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1937 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि इस बार बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 नंबर और भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम वीवीआई सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि इस बार बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, क्या कह रहा है? बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बिहार केसरी के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। किनको जानते हैं? श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग का जो आंसर है बिल्कुल राइट आ रहा है। बिहार केसरी के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। बिहार केसरी तो हो ही गया, इनको बिहार का शेर के नाम से हम लोग जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा बिहार का शेर, मान लीजिए कि कभी पूछ दे बिहार का शेर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, बिहार का शेर हम लोग डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। बिहार का शेर किसे कहते हैं? लायन ऑफ बिहार किसे कहते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह को। या बिहार केसरी के नाम से किन्हें जानते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। और कभी कभी श्री बाबू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री बाबू के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? श्री बाबू के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? तो हम लोग इनको ही जानते हैं। याद रखिएगा, श्री बाबू के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। ये बिहार के पहला मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो यही थे डॉक्टर श्री कृष्ण, आपका बिहार का पहला मुख्यमंत्री थे। अपना बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि अपने पद पर रहे थे 1946 से लेकर 61 तक अपने पद पर रहे थे। कब तक रहे थे? 1946 से लेकर, मतलब 1946 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे और कब तक रहे थे? 1961 ईस्वी तक रहे थे अपने पद पर। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अब
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। याद रखिएगा ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अब जयप्रकाश नारायण के बारे में बात कर लेते हैं। जयप्रकाश नारायण क्या थे? तो ये छात्र आंदोलन के नेता थे। छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? आपकी एग्जाम में मान लीजिए कि पूछ दे छात्र आंदोलन का नेता कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। और कभी कभी पूछा जाता है, देखे होंगे आप कहीं पर प्रश्न देखे होंगे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये वाला प्रश्न आप कहीं ना कहीं देखे होंगे। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये यही ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 ईस्वी में दिया था। याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया था? 1974 ईस्वी में। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता रहे हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए। वास्तव में यह प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आज आपको वादा करना पड़ेगा कि हाँ सर हम ये क्लास को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस क्लास को आप पूरा देख लेते हैं, यकीनन मानिए यहाँ से हूबहू आपकी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज वादा कीजिए कि हम इस क्लास को पूरा देखेंगे। एक बार कमेंट में लिखिए कि हाँ सर मैं वादा करता हूँ इस क्लास को पूरा देखूंगा। ठीक है, 3 नंबर आपका सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, आपको पहले ही बता देता, अनुच्छेद से आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? ग्राम पंचायतन के संगठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 40 संबंधित है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 का संबंध किससे? तो संविधान का आत्मा हम लोग कहते हैं। संविधान का आत्मा हम लोग किसको कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। याद रखिएगा संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में यह सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। ग्राम पंचायत का अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 से संबंधित है। ठीक है, एकदम VVI क्वेश्चन है, आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आने वाला सवाल है। उससे पहले आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। इसमें जीके के पहले 40 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है ना, जीके के 40 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, फिर हिंदी के 30 प्रश्न को देखेंगे, फिर मैथ के 30 प्रश्न को देखेंगे। तो पहले जीके में 40 में से अपना स्कोर 35 करने का पावर रखिए, क्षमता रखिए, तब आप अपने एग्जाम को निकाल पाओगे। तो इसमें देखते हैं आप जीके में कितना प्रश्न को सही कर पाते हो। कमेंट में जवाब देते जाना फटाफट, जो भी प्रश्न आपको आए। चलिए, प्रसिद्ध बोध गया मंदिर, प्रसिद्ध जो बोध गया मंदिर है वह बिहार के किस जिला में स्थित है? काफी इंपोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध बोध गया मंदिर है वह बिहार के किस जिला में स्थित है? याद रखिएगा जो प्रसिद्ध आपका बोध गया मंदिर है वो बिहार के किस जिला में स्थित है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे को पता है। राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग का जवाब दीजिए। तो 4 नंबर का पहले बिल्कुल सिंपल जवाब है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप लोग फटाफट इसका जवाब देंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गया। जो प्रसिद्ध बोध गया मंदिर है बिहार के किस जिला में स्थित है? तो गया जिला में स्थित है। सभी को पता है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? गया जी कर दिया गया है। क्या नाम चेंज करके कर दिया गया है? गया जी कर दिया गया है, सभी को पता होगा। चलिए, और आप लोग एक बार अपना क्या बोलते हैं जिला कमेंट में करेंगे, आप लोग कौन कौन सा जिला से हमारा वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ के बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो एक बार अपना अपना जिला एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, आगे चलिए। 5 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में आता है, सबसे लंबा हो गया, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी जो आपका होता है, याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा नदी आपका गंगा नदी होता है। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा होता है? गंगा नदी होता है, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा होता है? गंगा नदी होता है, जिसका लंबाई याद रखिएगा 2525 किलोमीटर होता है। गंगा नदी की भारत में टोटल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना नदी है। ठीक है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना नदी हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अब आपका विश्व का पूछेगा कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा है? ठीक है, बताइएगा
विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा नील नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? नील नदी आपका विश्व का सबसे लंबा नदी होगा। आपके एग्जाम में पूछेगा विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सोलर सिस्टम से आपके एग्जाम में 2 सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल पूछे जाते हैं? 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आ रहा है छठा का। बिल्कुल राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? जुपिटर यानी बृहस्पति को दे रहे हैं। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से लाल या गुलाबी ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल या गुलाबी ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। और पीला ग्रह किसको कहते हैं? तो शनि को हम लोग पीला ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और हरा ग्रह किसको कहते हैं? तो हरा ग्रह हम लोग वरुण को कहते हैं। हरा ग्रह किसको कहते हैं? वरुण को कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में आने वाला एवं पूछने वाला सवाल है। ठीक है, आगे चलिए। 7 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? याद रखिएगा, जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वह आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जो सवाल आपको आए आप उसका जवाब कमेंट में देते चलेंगे। ठीक है ना, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ में हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। याद रखिएगा, पंजाब के कहां में हुआ था? अमृतसर में हुआ था। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने करवाया था। किसने करवाया था? जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया था। ठीक है, मीटिंग हो रहा था तो उसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया था, जिससे हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। और चाहते हैं कि इस बार आपको इसमें नौकरी लग जाए बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में, तो आपको पूरा क्लास देखना पड़ेगा। और चैनल को क्या कर लीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर डेली आपके भैया जी का क्लास इसी चैनल पर आपका आता है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा डेली आपको बीएसएससी कार्यालय परीक्षा का इसी चैनल पर क्लास मिलेगा। यानी आज मान लीजिए कि प्रैक्टिस सेट 1 है तो डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर डेली आपको बीएसएससी कार्यालय परीक्षा का क्लास मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए। 8 नंबर आपका सवाल है जो कि और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। मतलब आपका जो दांत है, दांत सड़ने लगेगा, दांत में से खून बिगने लगेगा। ये आपके शरीर में अगर विटामिन सी की कमी है तो ये आपका प्रॉब्लम होने लगेगा। जैसे मसूड़ा का फूल जाना, दांत से खून आना, ये सब किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपके एग्जाम में ज्यादातर विटामिन डी से पूछा जाता है। विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है? विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है? जिन जिन बच्चों का सवाल का जवाब पता है आप कमेंट में बोलेंगे कि विटामिन डी कहां से संबंधित है, तो मतलब कहां से प्राप्त होता है? तो सूरज के रोशनी से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? सूरज के रोशनी से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलिए। 9 नंबर आपका सवाल है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? आप लोग जवाब देंगे बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। 9 नंबर का आप लोग जवाब देंगे बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। ठीक है, आप लोग का कमेंट आना चाहिए। हाल फिलहाल में इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, आगे आइए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा नारा किसने दिया था? याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। याद रखिएगा, सी ऑप्शन काफी इंपोर्टेंट है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया
दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। या भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपको क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है। और जो बच्चे नए हैं यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, वह व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाला जाता है, सबसे पहले आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इस चैनल को क्या कर लेंगे आप लोग? सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आगे चलिए। 11 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? याद रखिएगा, क्षेत्रफल की एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, जिसका टोटल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। याद रखिएगा, राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है और राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से है। और याद रखिएगा, और भी आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल क्या क्या बनता है, जैसे में यहाँ तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। अब आपके एग्जाम में जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा, पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, जिसका जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 11 करोड़ लगभग है। कितना है? 11 करोड़ है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है। ठीक है, आगे आइए। 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। सवाल क्या कर रहा है, अच्छे से देख लीजिएगा, वीवीआई सवाल है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, जो बिहार में 1857 का क्रांति हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? बिहार की ओर से। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा, बिहार की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा था? कुंवर सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह कर रहे थे। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन से कर रहे थे? याद रखिएगा, कुंवर सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यही पूछ दे, मंगल पांडे कहां से विरोध कर रहे थे? तो मेरठ से कर रहे थे। मंगल पांडे कहां से विरोध कर रहे थे? मेरठ से विरोध कर रहे थे। मंगल पांडे कहां से विरोध कर रहे थे? मेरठ से कर रहे थे। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे चलिए। और यहाँ पर देख लीजिएगा, 1857 के क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिपाही विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 1857 के क्रांति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिपाही विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। 18 नंबर सवाल आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। सवाल कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। 13 का कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है। और वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस पाया जाता है वह N2 गैस पाया जाता है। N2 कहने का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह वायुमंडल में 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। उसी प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन आपका कितना पाया जाता है? लगभग में 21% पाया जाता है। ऑक्सीजन लगभग में कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 14 नंबर सवाल को देखते हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आप लोग जवाब देते जाइएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? काफी इंपोर्टेंट है, वीवीआई सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में आ सकता है। हीराकुंड जो बांध है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध कर सकते हैं। ऐसे तो भाखड़ा बांध एक लंबा बांध, एक ऊंचा बांध होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, जो हीराकुंड बांध है वह कहाँ किस नदी पर है? तो वो आपका महानदी पर हो जाएगा। और ये किस राज्य में है? ये ज्यादातर पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा, ये आपका ओडिशा में स्थित है। कहाँ में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर है। किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। ठीक है, आगे आइए।
15 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीवीआई सवाल है। मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। मानव शरीर के सबसे बड़े हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे बड़े हड्डी को हम लोग फीमर कहते हैं। इसको अगर अपने भाषा में समझे तो जांघ का हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? जांघ का हड्डी कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर का कौन सा हो जाता है? स्टेपिज होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा हो जाता है? यकृत हो जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाता है? यकृत, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलिए। 16 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है जो कि 16 नंबर है। आपकी एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग भी जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। एक बच्चे का आ रहा है महात्मा गांधी, ये नहीं होगा। महात्मा गांधी जी का हो जाएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक महात्मा गांधी, या सत्य और अहिंसा के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया कह रहा है तो इसका लेखक जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल कौन हो जाएंगे? नेहरू हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे आइए। 17 नंबर आपका सवाल है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, भारत का लौह पुरुष हम लोग किसको कहेंगे? बिल्कुल राइट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। आप लोग भी जवाब दीजिएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आ रहा है सर, दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या होता है बाबू, वो भी जान लेते हैं। दामोदर नदी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कहाँ का शोक कहा जाता है? बंगाल का। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल को दामोदर नदी का शोक कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जान लेते हैं बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, याद याद रखिएगा। उसी प्रकार से गंगा नदी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। गंगा नदी की बिहार में टोटल लंबाई 543 किलोमीटर है। टोटल लंबाई बिहार में कितना है? 543 किलोमीटर है। ठीक है, आगे आइए। 19 नंबर आपका सवाल है सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एकदम वीवीआई सवाल है। सार्क का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? ठीक है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? एकदम वीवीआई सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? ठीक है, इसके पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? इसको कौन बनाया है? कौन सा इसको कंपनी बनाया है? ये आपका सवाल कह रहा है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, ये आपके करंट अफेयर्स में आता है। तो यह मेटा पेरेंट का कंपनी है। किसका है? मेटा का। मेटा मतलब आप लोग समझ रहे हैं। चलिए, ये आपका कंप्यूटर में सवाल आ जाएगा। कंप्यूटर से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? काफी इंपोर्टेंट है। गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ में हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ में हुआ था? बोध गया, सॉरी, यहाँ पर हम सारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद फिर अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, ये तो बोध गया ठीक हो गया। आ गया ये देखिए यहाँ पर क्या क्या सवाल बनेगा। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ में हुआ था? तो नेपाल में हुआ था। नेपाल के कहाँ में हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब में हुआ था? 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार से बात करेंगे उनका मृत्यु का, तो उनका मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। सारा प्रश्न आपको क्लियर यहाँ से हो गया। गौतम बुद्ध से अगर आपके एग्जाम में सवाल बने तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आगे आइए।
22 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ठीक है, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? याद रखिएगा, ये मनाया जाता है किसकी याद में? सभी बच्चे को पता होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के याद में मनाते हैं। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के याद में हम लोग हर वर्ष 5 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये आपके भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे चलिए। 23 नंबर आपका 23 नंबर सवाल है। पटना हाई कोर्ट पटना जो उच्च न्यायालय है उसका स्थापना कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट वीवीआई सवाल है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना आपका हुआ था 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। आपकी एग्जाम में ऐसा ही सवाल बनता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? व्हाट इज कंप्यूटर ब्रेन? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, ये कंप्यूटर वाला सवाल है, आपके एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, एकदम वीवीआई है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीपीयू का। आप लोग का भी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। आप अब आपके एग्जाम में यहाँ से 2-3 सवाल कैसे बनता है, जैसे में कभी कभी सीपीयू का पूरा नाम पूछ लेता है। किसका नाम पूरा नाम पूछ लेता है? सीपीयू का। सीपीयू का पूरा नाम होता है, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? हिंदी में लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे चलिए। 25 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप लोग का जवाब आना चाहिए 25 का। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट जवाब दे पाते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। 26 नंबर आपका सवाल है, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, जो प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग है उसका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, उसका संबंध है बाबू बिहार राज्य से। किससे है? बिहार राज्य से, और मधुबनी ये जिला में स्थित है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, जो कि हमारे बिहार राज्य का है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 27 नंबर सवाल को देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है। क्या कह रहा है? लोधी वंश लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? कोई बच्चे बता सकते हैं लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? इब्राहिम लोधी हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 28 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, हर साल 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं? हर साल पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। और 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ रहता है, जैसे में 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, 29 नंबर आपका सवाल है, ओणम ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो केरल का। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो केरल का यह प्रसिद्ध त्योहार है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। याद रखिएगा, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो केरल का। इस सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो याद रखिएगा, ओणम आपका किसका हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार हो जाएगा? केरल का। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे आइए।
30 नंबर आपका सवाल है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में टोटल कितना हड्डियां पाई जाती है? जिनको जिनको पता है आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा 30 नंबर का, ठीक है। मानव शरीर में टोटल कितना हड्डियां पाई जाती है, इसका जवाब हम छोड़ देते हैं क्योंकि आप लोग इतना इजी सवाल का जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर आपका सवाल है, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। याद रखिएगा, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। 33 नंबर आपका सवाल है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जनवरी 2026 के अनुसार? वर्तमान भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अभी के समय में? तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। ठीक है, 34 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। कौन सा महासागर होता है? प्रशांत महासागर होता है, जिसका टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे, अगर आपकी एग्जाम में इसका क्षेत्रफल पूछ दे तो याद रखिएगा 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। 35 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ड्राई आइस या शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। आगे आइए, 36 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इजी सवाल है, आप इसका जवाब दीजिएगा 36 नंबर का। ठीक है, जवाब दीजिए तो फटाफट। क्या इसका राइट आंसर होगा? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा होगा? जवाब दीजिए तो फटाफट आप लोग। 37 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? अभी हम आपको ऊपर इसके बारे में बताए थे, विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं? सनशाइन विटामिन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 38 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बनाया किसने था? कुमार गुप्त ने बनाया था। किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने आपका नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। ठीक है, आगे चलिए। 39 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट एवं वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था, याद रखिएगा। और 1930 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। यह आपकी एग्जाम में डांडी मार्च पूछा जाता है, डांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे आइए। 40 नंबर आपका सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब आप लोग जीके में पहले 40 में से बताएंगे कितना प्रश्न को सही किए, उसके बाद हम लोग हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं। उससे पहले आप बताइए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति हो जाता है। अब आप लोग अपना स्कोर एक बार बताइए कि कितना आपका स्कोर हुआ। ठीक है, बताइए फटाफट। अच्छा, अब हिंदी का भी देख लेते हैं हम लोग, आ जाइए। या हिंदी का हम लोग देखेंगे तो कल वाला वीडियो में हम लोग हिंदी का भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना, देखने में आपको भी बोर लगेगा। तो
इसको हम लोग कल सुबह करवा देंगे। बचा है एक कितना हिंदी का लगभग 30-40 प्रश्न यहाँ पर भी बचा है। ठीक है, तो इसका स्लाइड वाला हम कल करवा देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।